नमस्कार दोस्तों। तो इस लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपसे तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इन तीन कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं चालू व्यापार की अवधारणा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इट गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। मतलब एक बार बिजनेस हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सोच के कर रहे हैं कि इसका एक अनंत जीवन होगा, मतलब हम इसको नियर फ्यूचर में बंद नहीं करने वाले। ठीक है। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करते वक्त हमारे मन में ये एजम्पशन होता है कि जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ये लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि फिक्स एसेट्स को हम हरदम किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे दिखाते हैं। ठीक है। मतलब जो फुल कॉस्ट होती है हमारी फिक्स एसेट्स की, उसको हम करंट ईयर में ही एक एक्सपेंस की तरह नहीं दिखाते, हम उसको एसेट की तरह दिखाते हैं और उस पर हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर ये फिक्स एसेट 10 साल के लिए हमने खरीदा है कि तो इसके खर्चे को 10 साल तक हम इसको क्या करते हैं, एक तरीके से विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है। अगर ये अवधारणा नहीं होती तो फिक्स एसेट्स को हम बैलेंस शीट में न दिखा के सीधे खर्चे के रूप में दिखा देते। ठीक है। तो इस अवधारणा की वजह से फिक्स एसेट्स को हम मार्केट प्राइस पे ना दिखा के कॉस्ट पर शो करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये अवधारणा फॉलो नहीं की जा रही है तो फिक्स एसेट्स को आपको किस पे दिखाना चाहिए? मार्केट प्राइस पे। क्योंकि अगर ये अवधारणा आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि नियर फ्यूचर में आप बिजनेस को बेचने वाले हैं। तो अगर आप बेचने वाले हैं तो जितने भी एसेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू पर आपको शो करना पड़ेगा, ना कि कॉस्ट पे। बट क्योंकि ये एक बेसिक एजम्पशन है जो हर बिजनेस में माना जाता है कि गोइंग कंसर्न है, एवरी बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, तो हम फिक्स एसेट्स को किस पर दिखाते हैं बैलेंस शीट में? कॉस्ट पे दिखाते हैं, ना कि मार्केट प्राइस पे। तो अगर क्वेश्चन आ गया फिक्स एसेट्स आर सोन एट कॉस्ट नॉट एट मार्केट प्राइस ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट, तो आपका आंसर होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम रिलायजेबल वैल्यू पर नहीं दिखाते हैं। ठीक है। कहने मतलब यह है, देखो प्रीपेड एक्सपेंस है, उसकी कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं होती। भाई एक बार आपने खर्चा कर दिया, क्या उससे आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट फिर भी हम इसको एसेट के रूप में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इससे जो बेनिफिट हमको मिलेगा उस वजह से हम इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि अगले साल हम इसको क्या करने वाले हैं? राइट ऑफ करने वाले हैं। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही एसेट्स को नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में विभाजित किया गया है। लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में डिफरेंशिएट किया गया है। तो बात ये होती है कि देखो मैंने आपको पहले बताया था CAG मतलब कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और गोइंग कंसर्न। ये तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में दिए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं वो इन्हें बाय डिफॉल्ट फॉलो कर रही हैं। क्या कर रही हैं? फॉलो कर रही हैं। बट अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके फुटनोट पे आपको इसे मेंशन करना पड़ेगा। फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब नियमितता की अवधारणा। ये क्या है? देखो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स हम फॉलो कर रहे हैं ये हर साल क्या रहने चाहिए? कंसिस्टेंट रहने चाहिए। दे शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। इसमें हर बार किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन है। अब डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, WDV, SLM, सम ऑफ डिजिट मेथड,
एन्युटी मेथड। तो अगर मान लो हम WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हर साल हम इसी को फॉलो करते चले जाएंगे, हमें इसको चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं चेंज करना है? क्योंकि फिर जो मैनेजमेंट है वो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेवजह हमको मेथड्स को या अकाउंटिंग टेक्निक्स को, प्रिंसिपल्स को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि चेंज कर नहीं सकते, चेंज कर सकते हैं। अगर ये तीन कंडीशंस हैं तो चेंज आप कर सकते हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आ गया है और उस चेंज की वजह से आपको ये करना पड़ेगा, अगर कोई नया कानून आ गया है जिसकी वजह से आपको लीगली अब चेंज करना पड़ेगा, या वो चेंज करने की वजह से आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो है और ज्यादा ट्रू एंड फेयर हो जाए, तब आप चेंज कर सकते हैं। बट नॉर्मली आपको चेंज नहीं करना चाहिए। बट अगर आप चेंज करते हैं तो आपको फुट नोट पे इसको क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। देन कम्स एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं उपार्जन की अवधारणा। इसका मतलब ये है जितने भी इनकम है और एक्सपेंसेस है, इनकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो ड्यू बेसिस पे होती है। भले आपको कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, भले आपने कैश पे किया हो चाहे ना किया हो, ठीक है। इसी वजह से आपको याद होगा जब फॉर एग्जांपल सैलरी हम पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट कभी कभी सैलरी ड्यू होती है और हमने पे नहीं करी, बट फिर भी हम एंट्री क्या करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये जो एंट्री हम कर रहे हैं, देखो एक्चुअल में कैश तो जा नहीं रहा, फिर भी हम ये एंट्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो एंट्री हो रही है ये किस पर हो रही है? ड्यू बेसिस पे हो रही है। इसका मतलब इसके पीछे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? एक्रूअल। ठीक। तो जो प्रीपेड एक्सपेंस बन जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाती है, आपका अर्न कमीशन बन गया, जैसे एक्रूड कमीशन बन गया, ये सब किसकी वजह से है? ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से है। तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है? इसका इंपॉर्टेंस आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी लगता है। जब आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी फॉलो नहीं होगा। तो इसका मतलब एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। ठीक। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। और अगर आपको किसी भी जितना मैंने पढ़ाया उसमें कोई आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मतलब कमेंट पे ही लिख दीजिएगा तो मैं उसको देख लूंगा। थैंक यू।